नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, टॉपिक बाय टॉपिक आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इन्वॉल्व करते हुए, आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इस सारे के सारे पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान के आपके जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, उनका नाम है एंटोनियो लेविश्योर। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए कि एंटोनियो लेविश्योर इस केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले केमिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करते हैं? दोस्तों, किसी के गुण और संरचना और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ के गुण, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे छोटी यूनिट, सबसे पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है आपकी? दोस्तों, परमाणु। परमाणु से मिलकर आपके बनते हैं आपके अणु, अणुओं से मिलकर बनते हैं आपके यौगिक, यौगिक से मिलकर बनते हैं आपके पदार्थ। तो दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ की अवस्था, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है? दोस्तों, ठोस होती है, द्रव होती है और आपकी गैस अवस्था होती है, और दोस्तों आपकी प्लाज्मा। यहाँ पर चार अवस्था पदार्थ की। और दोस्तों, अब जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो है आपकी हिग्स बोसॉन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का क्या नाम है? पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है दोस्तों हिग्स बोसॉन पार्टिकल। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, डायरेक्टली आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो अवस्थाओं की के बारे में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं कि ठोस को यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये पॉइंट सारे के सारे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपको, अगर कोई वस्तु सॉलिड है और लिक्विड है और आपकी गैस है, अगर कोई वस्तु सॉलिड से यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी तो उसको बोलते हैं हम द्रवांक यानी मेल्टिंग। मेल्ट होने के बाद में यदि कोई वस्तु द्रव से अगर गैस में परिवर्तित होती है उसको बोलेंगे हम बाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। यदि कोई वस्तु सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होती है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक पॉइंट में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि कौन सी अवस्था परिवर्तन होती है। अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी तो उसको बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवांक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठोस से कोई वस्तु गैस में डायरेक्ट परिवर्तित होगी तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट आपका, द्रव से कोई वस्तु गैस में परिवर्तित होगी तो उसको बोलेंगे हम वेपराइजेशन यानी बाष्पीकरण। और दोस्तों, गैस से अगर कोई वस्तु द्रव में परिवर्तित होगी उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन यानी संघनन। इसी प्रक्रिया के अनुसार हमारे बादलों का जो निर्माण होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के अनुसार बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि कोई वस्तु द्रव से सीधा ठोस में परिवर्तित होगी उसको बोलेंगे हम हिमांक यानी फ्रीजिंग। कोई वस्तु अगर, जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ का जमना भी आपका हिमांक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन यानी ठोस, द्रव तथा गैस से जुड़े हुए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, ठोस का जो आकार होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही एक निश्चित होते हैं यानी कि डेफिनिट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ठोस। फॉर एग्जांपल लोहा, लकड़ी, बर्फ का टुकड़ा, ये आपके ठोस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द्रव। दोस्तों, लिक्विड कौन कौन से होंगे? जिनका आकार तो डेफिनेट नहीं होगा लेकिन उनका वॉल्यूम यानी आयतन उनका निश्चित होता है। जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी, तेल, ये आपके लिक्विड के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैस के। दोस्तों, गैस का जिनका आकार और आयतन दोनों ही डेफिनेट नहीं हो यानी अनिश्चित होते हैं उन्हें कहते हैं हम गैस। जैसे एग्जांपल हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे गैसेस के टाइप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो आपकी हाई टेम्परेचर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो जनरेट अवस्था हुई है पदार्थ की, वो अवस्था जो हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से जनरेट होने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अशुद्धियों के कारण अशुद्धियों के कारण दोस्तों हिमांक और द्रवांक यानी कि फ्रीजिंग और आपका मेल्टिंग दोनों ही कम हो जाते हैं।
और पॉइंट दोस्तों ये इस प्रकार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर आपका प्रेशर इंक्रीज करने पर आपका उसका क्वथनांक भी आपका इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्वथनांक आपका कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको एक बात मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है आपकी परमाणु। परमाणु से मिलकर बनते हैं आपके अणु, अणुओं से मिलकर आपके बनते हैं यौगिक, यौगिक से मिलकर बनते हैं आपके पदार्थ। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, स्टडी कर रहे थे पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ के बारे में स्टडी करने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर छोटी इकाई से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम परमाणु के बारे में स्टडी करेंगे। तो परमाणु संरचना यहाँ पर टॉपिक है आपका, परमाणु संरचना। तो दोस्तों परमाणु से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर परमाणु दोस्तों सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, जिसके अंदर एक क्या होता है कि नाभिक होता है। पदार्थ परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूम रहे होते हैं। ये बात आपको भली भांति क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ से पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.8 इंटू 10⁻31 किलो। और इसके पर दोस्तों इस पर चार्जेस यानी आवेश होता है आपका, ऋणात्मक आवेश होता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपका प्रोटीन पर रदरफोर्ड ने खोज की थी, इसका द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सेम इसी प्रकार न्यूट्रॉन पर भी खोज की थी चैडविक ने और आपका इतना आपका इसका द्रव्यमान सेम होता है प्रोटॉन के बराबर। अब दोस्तों नाभिक की खोज, ये आपका नाभिक की खोज भी आपकी किसने की थी, ये भी नाभिक की खोज भी आपकी रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट को दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर होता है कि उसमें परमाणु में उपस्थित जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब बात कर लेते हैं परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार होता है दोस्तों जिसमें जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक भार या एटॉमिक मास, सॉरी परमाणु भार। परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों समस्थानिक, जिन्हें बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है दोस्तों, जिनके परमाणु क्रमांक तो हो समान, परमाणु क्रमांक तो हो समान लेकिन परमाणु भार आपके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पर C6 आपके परमाणु क्रमांक यहाँ पर देख रहे होंगे लेकिन परमाणु भार आपके अलग अलग हैं। तो इसी को कहते हैं हम आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समभारिक के बारे में। आइसोबार, आइसोबार में दोस्तों देख रहे होंगे परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक उनके भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें कहते हैं हम आइसोबार। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल पोटेशियम यहाँ पर देख रहा होगा K19 एंड K920, ये आपका एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो रहा होगा, 19 हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, लेकिन आपका परमाणु भार 40 दोनों का सेम हो रहा है। तो इसी के अनुसार परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि समान रहते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं हम परमाणु भार। यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एच हाइड्रोजन के परमाणु आइसोबार कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पदार्थ के अवस्थाओं के काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, तो दोस्तों सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी प्लाज्मा, यानी उसके बाद में गैसेस की, फिर लिक्विड की, फिर आपकी सॉलिड की। डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी सबसे अधिक सॉलिड की होगी, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, फिर प्लाज्मा की। आपकी अब कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गैसेस की सबसे अधिक होगी, फिर लिक्विड की, फिर आपकी सॉलिड की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिखा देता हूँ मैं दोबारा से क्लियर। एलपीजी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो बेसिकली दोस्तों ये बनी थी आपकी किस किस से, प्रोपेन और आपका दूसरा ब्यूटेन। 40% प्रोपेन होता है, 60% ब्यूटेन होता है, जो कि आपकी 100 से 120 बार के प्रेशर पर आपकी सिलेंडर में भरी जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
एलपीजी। और इसमें दोस्तों गंध के लिए मिलाए जाने वाले तत्व का नाम पूछ लिया जाता है, वो है आपका इथाइल मर्केप्टेन, जिसका फॉर्मूला आपका CH2CH3NSH, इसका फॉर्मूला इथाइल मर्केप्टेन का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इससे जुड़ा एक क्वेश्चन इतने ही पूछते हैं, और आगे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, सिगरेट के लाइटर में बेसिकली कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है आपका ब्यूटेन। सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस ब्यूटेन। और ओलंपिक टॉर्च में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है दोस्तों, आइसोप्रोफाइल ब्यूटेन। आइसोप्रोफाइल ब्यूटेन, आप देखते होंगे ओलंपिक मसाल में जिस तरह से आग जली होती है, उसमें प्रयुक्त गैस का नाम है आपका आइसोप्रोफाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, कार्बन डेटिंग। दोस्तों कार्बन डेटिंग में का प्रयोग इसको बोलते हैं हम C14 का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे आपका जीवाश्म का पता लगाने के लिए। जितने भी आपके फॉसिल्स आपके पृथ्वी के अंदर होते हैं तो उसको किसके द्वारा पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा। और बात कर लेते हैं यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों यूरेनियम डेटिंग की पृथ्वी की आयु के बारे में पता करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का पता कर लेते हैं, और यूरेनियम की जो परसेंटेज मिलती है उसी को भी पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का ही प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक आपका धातु एवं अधातु, जिन्हें बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो कौन कौन से हैं आपके मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करें। सबसे पहले आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर मेटल सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की यहाँ पर गलत से टाइप हो गया है, हल्की धातु है दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम है, और सबसे भारी जो धातु है आपकी वो है ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की, सबसे भारी ऑस्मियम। अब मोबाइल की बैटरी में जो प्रयुक्त होती है वो ही होती है आपकी, कौन सी धातु होती है, वो है आपकी लिथियम धातु। नेक्स्ट आपका सोडियम। दोस्तों सोडियम का एस आपका चाइल्ड साल्ट पीटरे, और इसको रखा जाता है केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, और इसका जो ये जल से हल्का होता है सोडियम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन पदार्थ कौन सा आता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो आपका फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बेसिकली क्या है आपका, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, इससे धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 हो गया, और इधर Na2HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसे वॉशिंग सोडा, इसे बेकिंग सोडा के नाम से, इसलिए इसको खाने वाला सोडा कौन सा हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों दंत मंजन में कौन सा आपका प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दंत मंजन में प्रयुक्त होने वाला रसायन मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को वन डे एग्जाम के लिए एक बार आप देख के चले जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसी वीडियो के आपको मिल जाएंगे। कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को कई बुक्स से कंप्लीट करके तैयार किया है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप देखते होंगे कि अतीशीबाजी जो होती है आपकी शादी फंक्शंस में, जो कलरफुल एक तरह से अतीशीबाजी पटाखे धमाके छोड़े जाते हैं, उनमें जो आपका कलरफुल पटाखे जो छोड़े जाते हैं उसमें होता है स्ट्रांसियम, उस जिसके कारण क्या होता है, रंग होता है उसका हरा रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण। और दूसरा होता है आपका लाल रंग, आपका बेरियम की उपस्थिति, एक होता है बेरियम आपका रसायन पाया जाता है, बेरियम के कारण हरा और स्ट्रांसियम के कारण आपका लाल रंग होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। बेरियम की उपस्थिति के कारण तो होता है आपका हरा रंग, और दूसरा स्ट्रांसियम के कारण होता है आपका लाल रंग। क्लियर। और दोस्तों ब्लड प्रूफ जैकेट में प्रयोग करने वाला रसायन का नाम होता है बोरान कार्बाइड का प्रयोग करते हैं हम बुलेट प्रूफ जैकेट में। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं इन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ही पूछा ही जाता है कि आपका तांबा बेसिकली जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो आपका धातु कौन सा है, वो है आपका
तांबा, जो किस लिए प्रयुक्त में आता है, जो मिश्र धातु बनाने के प्रयुक्त में आता है। देख लेते हैं कौन कौन सी मिश्र धातु बनाने के प्रयोग में आता है। यहाँ पर पहला है आपका पीतल, जिसे बोलते हैं ब्रास, जिसमें आपका तांबा 60% होता है और आपका जिंक होता है आपका, जिसे यसद बोलते हैं 40%। दोनों के मिलने से आपका पीतल का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं ब्रास। दूसरा आपका कांसा, ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा। ब्रॉन्ज जो बनता है वो तांबे की 80% होता है और टिन होता है उसमें 20%। जो जिस प्रकार से मंदिर के घंटे वगैरह जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपके कांसे के ही बनाए जाते हैं, इसी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके गन मेटल। गन मेटल दोस्तों किस किस से बनता है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। और दूसरा आपका जर्मन सिल्वर, ये आप देख रहे होंगे गन मेटल। तो दोस्तों गन मेटल जो बनता है आपका, इसमें 65% आपका तांबा होता है और आपका 34% आपका जिंक होता है, 1% आपका टिन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके गन मेटल जो तैयार होता है वो तांबा, जिंक और आपका टिन, इनका परसेंटेज तो नहीं पूछेगा लेकिन इनका कॉम्बिनेशन, तांबा, जिंक और आपका टिन, इनका कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जर्मन सिल्वर। दोस्तों जर्मन सिल्वर बेसिकली इसमें नाम सिल्वर से, लेकिन इसमें सिल्वर की उपस्थिति नहीं होती। तो याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर के नाम से इसमें सिल्वर की उपस्थिति बिल्कुल नहीं होती। तांबा 50% होता है, जिंक 35% होता है, निकेल आपका 15% होता है। इसको प्रयोग जो होता है, इसका सिक्के बनाने में जो प्रयुक्त धातु है वो उसका नाम है आपका जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर टॉपिक है आपका लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस प्रक्रिया को, अगर प्रक्रिया का नाम पूछे तो आपका प्रक्रिया है आपकी गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार आपका लोहे को जंगरोधी बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जस्ते की पॉलिश उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस जंगरोधी के लिए, वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबड़ को कठोर बनाने के लिए, उसमें सल्फर मिला देते हैं। तो आगे हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। क्रोमियम से मिश्रित धातु, इसमें क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के समय इसमें लोहे में आपका क्रोमियम की परसेंटेज मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कि हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कार्बन। कार्बन युक्त आपके बेसिकली कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। बात कर लेते हैं यहाँ पर हीरा के बारे में। हीरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हीरा की सबसे पहले पूछता है स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो है आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्थफलकीय संरचना। कार्बन अगर पूछे कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या है आपका, वो है आपका हीरा। 1 कैरेट में जो होते हैं हीरा के 200 मिलीग्राम होते हैं। 5 कैरेट का 1 ग्राम का हीरा बनता है, 5 कैरेट का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। दोस्तों ग्रेफाइट बेसिकली एक चिकना और चमकदार पदार्थ होता है। जो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका उदाहरण हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो आपका पेंसिल में यूज होता है, काला शीशा भी इसका बनाया जाता है, और लेड पेंसिल में जो आप लिखते हो पेंसिल, जो उसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। बेसिकली सुचालक किंतु अधातु, ये अधातु होता है। अब इसका प्रयोग जो होता है वो आपका मंदक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड और आपका ग्रेफाइट दोनों का ही प्रयोग होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका कोयला। यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कोयले के बारे में डिस्कस करते हैं। कोयले में कोयले को जो डिफाइन किया गया है उसके कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 85 to 90% होती है। बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, ये आपके 4 पार्ट्स में हमने कोयले को डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एंथ्रेसाइट। ये बेसिकली सबसे अच्छा कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयला को, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज सर्वाधिक इसी में होती है। ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाया जाता है। ये धुआं रहित कोयला होता है बेसिकली। अब बिटुमिनस कोयला जो हमारे देश में पाया जाता है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं हम, लिग्नाइट कोयला को। चलिए
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जिंक फास्फेट एक ऐसा रसायन है जिसको चूहे मारने वाली दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिंक फास्फेट, लाल फास्फोरस जो माचिस की तिल्ली बनाई जाती है उसमें प्रयुक्त करते हैं हम लाल फास्फोरस का। और दोस्तों खाद जो बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो परसेंटेज होती है 2:1:1 के रेशियो में हम खाद पदार्थ बनाने में, यहाँ पर देखो मैंने लास्ट डिस्कस किया था, रबड़ की कठोरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम वल्कनीकरण। और दोस्तों इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है, जिसके कारण रबड़ की कठोरता बढ़ जाती है। कितनी परसेंटेज में, 5 से 10% में आपका सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बायोगैस। बायोगैस ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन के पदार्थ जैविक विखंडन की उत्पन्न गैस को क्या कहते हैं, हम बायोगैस कहते हैं। बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जैविक विखंडन होता है उससे उत्पन्न गैस को कहते हैं हम बायोगैस। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये आपके इसके बायोगैस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अम्ल वर्षा किस किस से होती है, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों को ही हम यहाँ पर याद रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन को अलग करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो सल्फर बचता है और यहाँ पर नाइट्रिक बचता है। तो ये इससे जो निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है H2SO4 का, और इससे होता है नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल। बेसिकली इनका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर होता है, बैटरी में जो आप तेजाब के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल और विस्फोटक पदार्थ में बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है जिससे ऑक्सीजन अलग करते हैं, तो इसके कारण बनता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे यहाँ पर बनता है आपका ऑक्सीजन अलग करने पर नाइट्रिक अम्ल। इसका प्रयोग बैटरी बनाने में, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और नेक्स्ट दोस्तों दोनों के मिलने से बनता है आपका H2SO4 प्लस HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, और आपका नाइट्रिक अम्ल दोनों के मिश्रण से बनता है अम्लराज। जो आप देखते होंगे सुनार जो आपके धातु को चमकाने में प्रयुक्त करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं अम्लराज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट एसिड के बारे में, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट एसिड हैं, देख लेते हैं। आपका लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है। नींबू में कौन सा, सिट्रिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। आम में मैलिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है जिसका प्रयोग कपड़ों के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये इन क्वेश्चंस, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हैलोजन फैमिली के गैसेस। हैलोजन फैमिली की गैसेस कौन कौन सी हैं, उनसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैलोजन फैमिली की गैसेस बेसिकली 17th ग्रुप की फैमिली की गैसेस हैं। सबसे पहले आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोंटिना ये आपकी हैलोजन फैमिली की गैसेस हैं। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन क्यों उपयोगी है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता वाला, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, आपका फ्लोरीन। यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार बनता है इससे, क्लोरीन से जल को शुद्ध करने के लिए रूप में प्रयुक्त होती है क्लोरीन। नेक्स्ट आपका ब्रोमीन जो आपका होते हैं आपके पीड़ाहारी, जिसे बोलते हैं आपका मतलब पीड़ाहारी को बोलेंगे पेन किलर। पेन किलर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। आयोडीन का प्रयोग किस लिए करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन का। एस्टेंटिना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा, कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसीलिए इसकी कीमत भी काफी अधिक मात्रा में हो जाती है, एस्टेंटिना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस ने बोलते हैं इनर्ट गैसेस। 18th ग्रुप की फैमिली की गैसेस होती हैं। पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, आपका क्रिप्टॉन, जीनॉन और आपका रेडॉन। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका हीलियम गुब्बारों में भर जाती है, सबसे हल्की गैस, समुद्री गोताखोरों में प्रयोग होती है। नियॉन क्या एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं उनमें नियॉन गैस का प्रयोग होता है। और फॉग लाइट
बना फॉग लाइट में भी इसका प्रयोग होता है। आर्गन बेसिकली CFL और ट्यूबलाइट इनमें भरी जाती है। क्रिप्टॉन बेसिकली विस्फोटक पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होती है। जीनोन यहाँ पर आपका स्ट्रेंजर गैस कहा, जिसको जीनोन को एक्सट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडान, रेडान गैस दोस्तों सबसे भारी गैस होती है। तब जब भूकंप आता है पृथ्वी से आपकी अंदर से भूकंप आता है, एस प्राइमरी एस किरण जब पृथ्वी से निकलती है, प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स पृथ्वी से आती हैं, तो उस समय पर क्या होता है, रेडन गैस की परसेंटेज पृथ्वी पर बढ़ जाती है। उसके कारण हमें पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे वायुमंडल में गैसों का। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इनका सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हीलियम। इनका सीक्वेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, गोबर गैस में बेसिकली कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस किसको कहा जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। और प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? बेसिकली प्रोड्यूसर, लाल तप्त कोयले पर हम क्या है, एक लाल तप्त कोयले पर जब वायु प्रवाहित की जाती है, तो उस समय पर नाइट्रोजन की 70%, 25% कार्बन की, और आपका 4% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस का कांच और इस्पात, बड़े बड़े जो हाई टेम्परेचर उद्योग होते हैं उनमें, हाई टेम्परेचर बियर करने वाले उद्योग होते हैं उनमें प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग करते हैं। जल गैस किसे कहते हैं दोस्तों? जल गैस कौन सी होती है? वाटर गैस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के मिलने से आपका जल गैस तैयार होती है। कोल गैस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलने से कोल गैस तैयार होती है। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट बनाकर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं अगला टॉपिक दोस्तों, ये हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक से जल से बनने वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वाटर से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, जल क्या है? जल है एक आपका यौगिक जो किस किस के मिलने से बना है? हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। जिसमें पूछता है आपसे हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछता है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 11.11% होता है। दूसरा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं भारी जल, जो किसका? हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का आइसोटॉप है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो किसका? ड्यूटेरियम किसका है? आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसमें 6000 लीटर का 1 लीटर बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं हम भारी जल। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार पूछता है? पानी की स्थायी कठोरता किस किस के कारण होती है? पानी की स्थायी कठोरता किस किस के कारण होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम याद रखिएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। किसमें? पानी की कठोरता याद रखेगा कि आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण। पीएच वैल्यू कितनी होती है जल की? पीएच वैल्यू होती है 7। ये उदासीन प्रकृति का होता है। और अब बात कर लेते हैं जल को शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है जल का? वो वर्षा का जल होता है। अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिटकरी। फिटकरी पानी के स्वच्छ करने की प्रक्रिया को, फिटकरी से पानी की स्वच्छ करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कंदन प्रक्रिया। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कंदन प्रक्रिया क्या है? बेसिकली फिटकरी द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, आसानी से घुलनशील गैस, जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? आपकी अमोनिया। अब बात कर लेते हैं हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जीनोन आपको लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। जीनोन गैस कौन सी? आपकी स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ठोस बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन की पूर्ति की है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीटभक्षी पौधे जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं उनका नाम है आपका निफेंथिस और घटपर्णी। ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आंसू गैस किसे कहते हैं? आंसू गैस आपका अमोनिया को आंसू गैस कहते हैं। ट्यूबलाइट में कम दाब पर, कम प्रेशर पर भरे जाने वाली गैस कौन सी? आर्गन और पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैसेस भरी जाती हैं? आर्गन और पारे की वाष्प भरी जाती है। मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त होने वाली गैस को मस्टर्ड गैस कहते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी में प्रयुक्त गैस कौन सी थी आपकी? भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे बोलते हैं MIC के नाम से जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका मीथेन। मीथेन गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। मीथेन गैस बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? धान के खेत से निकलती है, धान के खेत में पाई जाती है मीथेन गैस। एथिलीन, बेसिकली एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का गैस का प्रयोग करते हैं हम वेल्डिंग बनाने में। वेल्डिंग बनाने में किस किस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में। किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का। यूजीनॉल क्या है दोस्तों? यूजीनॉल है लौंग का तेल को कहते हैं हम यूजीनॉल। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसीटोन। एसीटोन क्या है कि जो आप देखते होंगे लेडीज नखून पॉलिश में प्रयुक्त रसायन का नाम होता है आपका एसीटोन। हाइड्रोजन पराक्साइड, घावों की मरहम पट्टी करने में प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम अग्निशामक के रूप में। तो दोस्तों ये सारी की सारी बेसिकली गैसेस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं धातु तथा अधातुओं के आपके ओर्स यानी अयस्कों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क आपका पहला आपका ऑक्साइड जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरा आपका कोरोंडम, तीसरा आपका फील्ड स्पर, तो आपका नेक्स्ट आपका पोटास एलम जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बेसिकली 12th क्लासेस में पूछा जाता था। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्रायोलाइट, बॉक्साइड और क्रायोलाइट इन दोनों को ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, जो कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अवस्था नहीं होती। नेक्स्ट आपका चुम्बक बनाने में बेसिकली किस किस का प्रयोग होता था दोस्तों? चुम्बक बनाने में एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट इन तीन धातुओं का प्रयोग होता है चुम्बक बनाने में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डुरेलेमिन, दोस्तों डुरेलेमिन जो आप देखते होंगे कि डुरेलेमिन किस किस का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम से और कॉपर मिलाया जाता है और आपका मैग्नीज मिलाया जाता है। जो एरोप्लेन की चादर बनाई जाती है वो ड्यूरेलेमिन की बनाई जाती है, और प्रेशर कुकर जो बनाए जाते हैं आप देखते होंगे कुकर, प्रेशर कुकर, वो भी आपके ड्यूरेलेमिन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपका ड्यूरेलेमिन से क्या क्या बनता है आपका? एक तो होगा आपका एरोप्लेन की चादर, दूसरा आपका प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों नेक्स्ट आपका सीसा यानी लेड। लेड के बारे में पढ़ते हैं। लेड का एस्क एकमात्र एस्क आपका गैलेना होता है। लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? लेड का प्रयोग करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल में इसका प्रयोग। तो इसको क्यों? नॉकिंग को कम करने में। आप देखते होंगे कि जब आपका इंजन में एक खटखट की जो आवाज़ आती है उसमें उसकी खटखट की आवाज़ को कम करने के लिए बेसिकली, क्योंकि उसमें फ्यूल पूरी तरह से वर्न नहीं हो पाता, वर्न होने जाने की वजह से उसमें लेड का प्रयोग करते हैं। लेड के प्रयोग, उसी प्रयोग को कम करने को क्या कहते हैं? कहते हैं हम नॉकिंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका सोल्डर। सोल्डर यानी से बोलते हैं हम टाँका। टाँका किस किस के बनता है? आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ने को जो टाँके का प्रयोग होता है वो किस किस का बनाता है? वो आपका बेसिकली पीबी जिसे लेड कहते हैं और एसएन टिन। लेड तथा टिन से दोनों से बना हुआ पदार्थ कौन सा होता है? जिसे बोलते हैं हम टाँका, सोल्डर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिन के बारे में। टिन का अयस्क कौन सा होता है? टिन के अयस्क से पूछ लेता है, जिसे बोलते हैं इसका अयस्क है आपका कैसेटेराइट। कैसेटेराइट इसका अयस्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है SnO2। और इससे टिन से ही एक और लेड तथा टिन दोनों से मिलकर बनता है आपका किसका? फ्यूज तार जो बनता है वो बनता है आपका टिन से। इसका निम्न टेम्परेचर यानी कि निम्न ताप और उच्च गलनांक, निम्न ताप और उच्च गलनांक, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। निम्न ताप तथा उच्च गलनांक से मिलकर बनता है आपका फ्यूज तार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जिंक के बारे में। जिंक का अयस्क होता है आपका कैलेमाइन होता है। जिंक का अयस्क इतना ही पूछता है जिंक के बारे में। जिंक का प्रयोग बेसिकली किसमें? मिश्र धातु के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं पारे के बारे में। मरकरी जिसका फॉर्मूला होता है Hg, इसका अयस्क होता है आपका सिनेवार। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका कितना? 38.83। इसका लिक्विड ये क्या है कि रूम टेम्परेचर भी आपका किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब इससे ऊपर इसके मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, तो इससे ऊपर जो प्रयोग करते हैं हम एल्कोहलिक आपका इसका प्रयोग बेसिकली किस में करते हैं? थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। अगर इसका हाई टेम्परेचर के रूप में प्रयोग किया जाए तो उस समय पर उसके लिए आपका किसको? एल्कोहलिक थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं पारे प्रयोग। पारा बेसिकली क्या है कि जब पारे की मात्रा बढ़ जाती है, ये क्या, जापान में एक खाड़ी थी, मिनीमाता खाड़ी, मिनीमाता, इसी के कारण जो रोग होता है पारे की परसेंटेज बढ़ जाने की वजह से, इसको बोलते हैं मिनीमाता रोग। नेक्स्ट कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम से होने वाला रोग कौन कौन सा है, इसको बोलते हैं इटाई इटाई रोग। नाइट्रेट की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और आर्सेनिक के परसेंटेज बढ़ने के साथ क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक फुट रोग, इसको बोलते हैं हम ब्लैक फुट रोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्ड, सोने के बारे में। सोने का अयस्क है आपका कैल्वेराइट, सिल्वेराइट और आपका सिल्वेनाइट। ये बेसिकली सोना, यहाँ से आप एक्सेस निकाल सकते हैं। इसके तीन अयस्क हैं, कौन कौन से, कैल्वेराइट, सिल्वेराइट और आपके सिल्वेनाइट। ये सोना, और इससे दोनों से सोना और चांदी दोनों से इससे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सिल्वर के बारे में। चांदी, चांदी को फॉर्मूला एजी होता है और इसका अयस्क होता है, इसका अयस्क होता है हार्न सिल्वर। अब सिल्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पर होता है, फोटोग्राफी के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड का आपका देखते होंगे आर्टिफिशियल रेन कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो बोटर के द्वारा जो स्याही का लगाई जाती है, जिसपे चिन्ह बोट डालने के बाद में चिन्ह लगाया जाता है, वो किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एक टॉपिक के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आयरन, दोस्तों बात कर लेते हैं आयरन यानी लोहा। लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं, लोहे के अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिंडेराइट। इनके फॉर्मूला आप देख लेंगे Fe2O3, Fe2O4 और ये आपका Fe2O3 इंटू 3H2O, Fe2 इंटू CO3, ये आपके इसके अयस्क होते हैं। लोहे के प्रकार होते हैं पिग आयरन, इसे बोलते हैं कच्चा लोहा, कास्ट आयरन ढलवा लोहा, रॉट आयरन शुद्ध लोहा। अब दोस्तों लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को लोहे से जंगरोधी बनाने के लिए गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और आपका रिडक्शन। अब जिसे हिंदी में बोलते हैं अपचयन और उपचयन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर Na और Na प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके गेन किए जा रहे हैं। बस इतना ही आप इसके बारे में पता करेंगे, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ पीएच वैल्यूज के बारे में पूछ लिया जाता है। पीएच वैल्यूज किसी पदार्थ की क्षारीय तथा अम्लीय प्रकृति को पता करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.4, रक्त का मान 7.4, लार का मान 6.4, दूध का 6.4, मूत्र का होता है 6, शराब का होता है 2.4, नींबू का होता है 2.2। बेसिकली यहाँ पर आप, मैं क्लियर बता देता हूँ, ये आपका 7 से कम है। यदि 7 से कम है तो वो होगा आपका अम्लीय प्रकृति का, और 7 से ज़्यादा है तो वो होगा आपका क्षारीय प्रकृति का। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का और कौन सा क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों के क्षय रोग होता है, दांतों में क्षय रोग स्टार्ट हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, उसमें होता है दांत किसके बने होते हैं, बेसिकली कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं दांत हमारे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के। अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों में कौन सा रोग लगने लगता है, दांतों में क्षय रोग लगने लगता है। अब नेक्स्ट, आयनिक यौगिक विद्युत अपघटन होते हैं जो जल में डालने पर धनायन तथा ऋणायन में टूट जाते हैं। जो आपके आयनाइजेशन को बोलते हैं। आयनाइजेशन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को जल में डाल देते हैं तो उनके ऋणायन तथा धनायन में टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलीमर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पॉलीमर्स, जिसे बोलते हैं हम बहुलक। बहुलक के बारे में बात करते हैं। बहुलक क्या होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यह एक ऐसी अभिक्रिया, एक ही प्रकार की सॉरी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक ही अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के अधिक अणु आपस में मिलकर एक
अणु भार वाला तत्व बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम पॉलीमर्स, इन्हें बहुलक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण बहुलक के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? अमीनो अम्ल, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है? वो होता है अमीनो अम्ल के कारण होता है। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। इथाइलिन से आपका कौन सा? पॉलीथीन बनता है। ये आपके किसके उदाहरण हैं? सेलुलोज, स्टार्च, और ये आपके ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके बहुलक के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपका बहुलक है पॉलीटेट्रा क्लोरो, इसको बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग बेसिकली किस में होता है? टेफ्लॉन जो आप देखते होंगे, बर्तनों को सतह ना चिपकने की वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा कि एथिलीन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। इसका पूरा नाम है आपका पॉलीटेट्रा क्लोरो एथिलीन। जिसे बोलते हैं दूसरा नाम रसायन के टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बर्तनों को ना चिपकने वाली सतह के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रबड़। रबड़ के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। रबड़ दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक आपका कृत्रिम रबड़ या आर्टिफिशियल रबड़। आपका प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबड़ कौन सी होती है? जिसका नाम होता है आपका आइसोप्रीन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबड़ आइसोप्रीन। और इसमें इसकी कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें वल्कनीकरण, इसको कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वल्कनीकरण। अब इसी तरह से गैल्वनीकरण किसको बोलते हैं हम? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए। अब यहाँ पर वल्कनीकरण, गैल्वनीकरण, वल्कनीकरण दोनों ही प्रक्रिया से एक ना क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका कृत्रिम रबड़। आपका आर्टिफिशियल रबड़ जो तैयार की जाती है वो कौन कौन सी है? पहला है आपका न्यूप्रीन। न्यूप्रीन आप देखते होंगे जो वायर्स के इंसुलेटर के रूप में प्रयुक्त होंगे। वायर्स के रूप को ऊपर जो रबड़ चढ़ाई जाती है वो होती है आपकी कौन सी? न्यूप्रीन। थियोकॉल। थियोकॉल होता है दोस्तों पाइप बनाने में। आप देखते होंगे समर वगैरह के पाइप जो बनाए जाते हैं वो आपके किसके होते हैं? थियोकॉल के। नेक्स्ट आपका बूना एन। बूना एन एम बूना एस। इसका प्रयोग जो किया जाता है, बूना एस का प्रयोग किया जाता है जो टायर बनाने में। इसका प्रयोग जो आप देखते होंगे व्हीकल्स के जो टायर बनाए जाते हैं वो बूना एस के बूना एस के ही बने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक को दो प्रकार होते हैं प्लास्टिक के। पहला प्रकार होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पर इनको कैसे पता करेंगे? थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक कौन कौन सा होता है? जिनका रिसाइकिल किया जा सकता हो, जिनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता हो, उसको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। जो एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिनका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका पॉलीप्रोपेन। पॉलीप्रोपेन का प्रयोग कहाँ पर होता है? खिलौना बनाने में, कुर्सी टेबल बनाने में, मेज बनाने में, इस प्रकार से पॉलीप्रोपेन का यूज करते हैं। पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का प्रयोग करते हैं हम थर्माकोल बनाने में। थर्माकोल के बनाने में किसका? पॉलीस्टीरीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका रेन कोट बनाने में, हैंड बैग बनाने में और वाटर पाइप बनाने में। पीवीसी, इसको बेसिकली पीवीसी के नाम से जानता है, पीवीसी के नाम से जाना जाता है कि तो इसका प्रयोग मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि रेन कोट बनाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? उसका नाम है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, हम अगला प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली जो मिलकर बनता है, एक को बोलते हैं मोनोमर, इसको और जो उससे तैयार मोनोमर को बोलते हैं, अणुओं से तैयार प्रोडक्ट को बोलते हैं हम पॉलीमर। मैंने पॉलीमर के बारे में बता चुका हूँ। बहुल जो आपके छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बड़े अणुओं का रूप लेता है उसको बोलते हैं हम पॉलीमर, बहुलक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सबसे पहला आपका वेकेलाइट। वेकेलाइट किस किस से मिलकर बनता है? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डेहाइड। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डेहाइड। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रेशर कुकर के हैंडल आप देखते होंगे, प्रेशर कुकर के हैंडल और रेडियो टीवी की जो बॉडी होती है वो सब कुछ किसकी होती है? वेकेलाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मेलेमाइन रेसिन। दोस्तों मेलेमाइन रेसिन कौन सा होता है? मेलेमाइन रेसिन, इसका प्रयोग जो देखते होंगे मेलेमाइन प्लस फॉर्मल्डेहाइड दोनों से मिलकर बनता है। इसका प्रयोग आप देखते होंगे जो मकानों को बनाने में, पुट्टी और टाइल्स बनाने में,
पुट्टी जो होती हैं वो होती हैं आपकी किसकी, मेलेमाइन रेसिन की बनी होती हैं। और यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, इसका प्रयोग कहाँ पर, किस में, कप प्लेट्स बनाने में, आपका क्रॉकरीज बनाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, इसका कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, इसका प्रयोग कहाँ, टेफ्लॉन के जो बर्तनों की सतह को ना चिपकने के रूप में इसका टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों ग्लास यानी कांच के बारे में स्टडी करते थे। कांच से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ग्लास, कांच बेसिकली किसका, सिलिका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, इनसे बना होता है। इसका फॉर्मूला SiO2 Na2SiO3 कैल्शियम यानी CaSiO3 से इनसे बना होता है। बेसिकली कांच एक क्रिस्टलीय रूप है। एक क्रिस्टलीय रूप में अगर आपसे पूछे कि ठोस किसकी संरचना क्या है आपकी, अक्रिस्टलीय ठोस, लेकिन होता क्या है, ये अति शीतल द्रव होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसकी संरचना क्रिस्टलीय संरचना, लेकिन होता क्या है, एक अति शीतल द्रव। क्वेश्चन आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी संरचना किस प्रकार होगी, संरचना होगी क्रिस्टलीय ठोस, और इसको होता किस फॉर्म में, अति शीतल द्रव की फॉर्म में होता है। बात कर लेते हैं कुछ कांच के बारे में जो कुछ कांच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका फ्लंट कांच। फ्लंट कांच को नाम है पोटेशियम कार्बोनेट या लेड ऑक्साइड सिलिका के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग कहाँ पर होता है, कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, फ्लंट कांच का। दूसरा पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त होता है कांच, उसको बोलते हैं हम पायरेक्स कांच। नेक्स्ट आपका क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका नाम है सीरियम ऑक्साइड सिलिका। धूप के जो लेंस बनाते हैं, लेंस बनाए जाते हैं, लेंस बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका सोडा कांच, सोडा कांच बेसिकली नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। इसका प्रयोग ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में, और दैनिक जो गिलास होते हैं, दैनिक गतिविधियों में जो गिलास प्रयोग करते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं, हम सोडा कांच का ही प्रयोग करते हैं। और कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे आघात वर्तनीयता, सबसे आघात वर्तनीयता मतलब होता है कि सबसे मेलेमाइन यानी सबसे अधिक इलास्टिक कौन सी धातु होती है, वो है आपकी सोना, फिर आपकी चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला धातु कौन सा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। प्लेटिनम सफेद सोने को भी कहा, प्लेटिनम जो कहा जाता है, सफेद सोने को क्या कहा जाता है, प्लेटिनम के सफेद सोने को प्लेटिनम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पारे से डिस्कस कर लेते हैं। पारे से क्या क्या, पारे का प्रयोग आपको पता है, थर्मामीटर और सिंदूर में प्रयोग होता है। इसको पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको CaSO, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको प्लास्टर चढ़ाने में इसका प्रयोग होता है, और दीवार पर पुट्टी लगाने में भी आपका दीवार पर पुट्टी लगाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन जुड़े हुए क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaSO4 इसका फॉर्मूला होता है। चूना बनाने में, सीमेंट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ पर होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन बनाने में इसका प्रयोग तो होता है। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ पर दोस्तों, कीटनाशक के रूप में। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCO इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म यानी आपका नशीली जिसको बोलते हैं कि आपको बेहोश करने में जो प्रयोग क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, तो उसमें भी इसका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट में ये चीज़ हम लास्ट डिस्कस करते हुए, टाँका यानी सोल्डर बनाने में आपका लेड व टिन का प्रयोग करते हैं। लेड व टिन से मिलकर बनता है आपका सोल्डर। चलिए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विद्युत संयंत्रों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए जो नवीकरणीय संयंत्रों में आपके प्रयुक्त तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो आपका ईंधन के रूप में कौन कौन से तत्व प्रयोग होते हैं, इन्हें बोलते हैं थोरियम, यूरेनियम और प्लेटिनम। आपके इन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व जो ईंधन के रूप में
प्रयुक्त होते हैं। और नियंत्रित क्षणों यानी कि आपका नियंत्रित क्षण यानी कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयुक्त होने वाले तत्व कौन से होते हैं आपके? बोरॉन, कैडमियम और जर्कोनियम। इसका प्रयोग बेसिकली ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आने के बाद में वर्ण होने यानी जनरल स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपका मॉड्यूलेटर यानी मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का और आपका ग्रेफाइट का। ये लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ और आगे भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका कूलेंट शीतलक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन और लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ के जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लेड कोटेड शीशे आवृत रोधी जैकेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। उस ऑपरेशन का नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन नेम पूछे, ऑपरेशन नेम स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण। दूसरा आपसे पूछता है दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, ऑपरेशन नेम क्या था इसका? शक्ति। नेक्स्ट आपका बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम। पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो आपका 1964 में लगाया गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में अवस्थित है। किसकी मदद से लगाया गया था? यूएसए अमेरिका की मदद से लगाया गया। दूसरा आपका निर्माणाधीन है, जो किसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? वो आपका फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा दोनों ही चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ विस्फोटक पदार्थों के बारे में यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? विस्फोटक पदार्थ सबसे पहला है आपका डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार बेसिकली किसने किया था? ये किया था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने कब किया था? 1867 में किया गया था। 1867 में, जिनकी याद में आज भी नोबेल पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, किसकी याद में दिए जाते हैं? वो आपके अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। लेकिन अब एक चीज याद रखिएगा, डायनामाइट में पहले जो विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त करते थे वो करते थे आपका नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जो प्रयुक्त करते हैं, अब प्रयुक्त करते हैं आपका सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में। पहले डायनामाइट बनाने में किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। अब प्रयोग करते हैं सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब विस्फोटक के बारे में करते हैं टीएनटी। टीएनटी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ट्राई नाइट्रो टालोइन, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? C6H5 इंटू CH3 के साथ में सांद्र H2SO4 प्लस आपका नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया करके, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके बनता है आपका क्या? ट्राई नाइट्रो टालोइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीएनपी। टीएनपी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे जाए कि पिक्रिक अम्ल कौन सा है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब इसका ये किस किस की क्रिया से बनता है? फिनॉल प्लस सांद्र HNO3, इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट दोस्तों TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे नोबल तेल के नाम से जाना जाता है। नोबल तेल किसे कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहा जाता है आपका? नोबल का तेल। इसका प्रयोग किसमें? डायनामाइट बनाने में। और ग्लिसरीन प्लस सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 की क्रिया से बनता है आपका TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट आपका अंतिम विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों RDX, जिसका फुल फॉर्म है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसका रासायनिक नाम क्या है? ट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रोमाइन। तो इसको ऊर्जा जो प्राप्त होती है दोस्तों 1 ग्राम में, आप खुद सोचिए 1 ग्राम में 1510 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। अब पुलवामा अटैक में 400 केजी आपका RDX था। अब खुद उम्मीद करिए कि कितना हो सकता है, कितना खतरनाक RDX हो सकता है, वहां पर कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस हुई होगी वहां पर। तो दोस्तों ये थे आपके केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी सारी की सारी सीरीज। जो भी आपके और जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सभी किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। और जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन ये रहेंगे केमिस्ट्री से जुड़े हुए, बाकी मैं एक और वीडियो अगर आपको लगता है, बेसिकली आप इस वीडियो को किसी भी एग्ज़ाम में
वनडे एग्ज़ाम में एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे, लास्ट टाइम पे आप इसको देख के चले जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी वीडियो के माध्यम से, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे भी आने वाले एग्ज़ाम में किसी का भी वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं तो इस वीडियो के उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हो सके आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैक्सिमम कोशिश करिएगा इसको वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।